जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नायला है और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आपकी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ, जिसकी कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। मेरे अक्सर पेशेंट जब क्लिनिक में मेरे पास आते हैं तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि अब हमें डाइट में क्या खाना है। तो फिर मैं ज़ाहिर है उनको बताती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो बना दूँ ताकि जो है वो उस रेफरेंस से वो पेशेंट को पूरी गाइडलाइन मिल जाए, ताकि डिटेल से इसके ऊपर बात हो जाए। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर न्यूट्रिशन की, डाइट की क्या अहमियत है और क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी को जैसा कि हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले से लेके चौथा महीना, फिर जो है वो 5, 6, 7th मंथ और उसके बाद लास्ट वाले 2 मंथ्स को हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, इनके अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सिमिलर होती हैं, इसलिए हम इसको ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं। तो जो इनमें खुराक के हिसाब से भी ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही है। जो पहले 3 माह होते हैं उसके अंदर आपकी जो बॉडी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस फेज़ में अक्सर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा उल्टी, मतली, दिल का ख़राब होना, चिड़चिड़ापन होना, ब्लड प्रेशर लो होना, चक्कर आना, शुगर कम हो जाना, ये सारे मसाइल, नकाहत का होना होता है। तो हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप एनर्जी डेंस फूड लें, एनर्जी से भरपूर खुराक लें, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जूस। वो डिब्बे का जूस बिल्कुल भी नहीं हम कहते। उसमें ये होता है कि आप ताज़ा फल और सब्जियों का कोई मिल्क शेक बना के पी लें, कोई स्मूदी बना के पी लें, या फिर जो है वो जूस निकाल के पी सकते हैं। क्योंकि ये वो फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अगर आपको पहले से शुगर का मसला नहीं है तो आपकी शुगर ज़्यादा होने के चांस कम होते हैं। अक्सर ख़वातीन की शुगर लो ही होती है, तो हम उनको कहते हैं कि आप जूसेस वगैरह पी लें, लेकिन उसमें डब्बे वाले जूसेस बिल्कुल भी हम इनकरेज नहीं करते, क्योंकि वो बिल्कुल शुगर होती है, वो बिल्कुल एम्प्टी कैलोरीज़ होती हैं। तो यहाँ पे बात करते करते मैं आपको एम्प्टी कैलोरीज़ का बता दूँ कि एम्प्टी कैलोरीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक, चाहे वो कोक है, स्प्राइट है, व्हाटएवर इट इज़, तो उसके अंदर जो है वो कोई न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ क्या है, शुगर है। तो इनको हम कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज़, जो कि न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं दे रही हैं, सिर्फ उससे आपको क्या मिल रहा है, शुगर मिल रही है। तो वो हम कभी इनकरेज नहीं करते। तो जूसेस का भी बिल्कुल सेम वो है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपकी बॉडी को आयरन चाहिए होता है 0.8 से 1 मिलीग्राम तक, आपको कैल्शियम चाहिए होता है तकरीबन 800 मिलीग्राम तक, और 800 से लेके 1000 मिलीग्राम तक। और आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड 400 से लेके 600 माइक्रोग्राम तक चाहिए होता है, जो कि खुराक से लेना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए क्या करते हैं कि बहुत सारी, बल्कि तमाम गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करती हैं कि आपको जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो फॉलिक एसिड की टैबलेट शुरू कर देते हैं। और बाज़ औक़ात तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये है कि फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है वो प्रेगनेंसी से पहले शुरू कर दी जाए। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उस वक्त हम शुरू कर देते हैं, ताकि जो आपका बच्चा है उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, रैपिड ग्रोथ के लिए क्या हो, आपके लिए फॉलिक एसिड जो बहुत ज़रूरी है वो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हो। अगर आप फॉलिक एसिड नहीं लेंगे तो आपके बच्चे की जो कि बनावट के लिए ये ज़रूरी है, तो उसके अंदर बनावटी नुक्स हो सकते हैं, उसके सर में पानी हो सकता है, उसकी कमर पे फोड़ा हो सकता है, इसी तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। पहले प्रेगनेंसी के जो पहले 3 माह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उल्टी, मतली की वजह से जो है वो हम आयरन या कैल्शियम की दवाइयाँ नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट भी कम है जो कि फ़ूड से पूरी की जा सकती है। तो हम पेशेंट से कहते हैं कि वो जो है वो 2 से 3 ग्लास दूध पिए। इसके अलावा जो है वो अपनी खुराक के अंदर जो है वो ताज़ा फल, सब्जियों का इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। इसमें क्या होता है कि बाज़ लोग क्या कहते हैं, वो सोचते हैं कि अब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो हम बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि इससे आपकी उल्टी, मतली और ज़्यादा होगी। अगर आप बहुत भर के खाएंगे तो जाहिर है कि दिल ख़राब होगा, वॉमिटिंग मज़ीद ईजी हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल खाली पेट भी ना रहें। छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह आपने ब्रेड के साथ या ऑमलेट के साथ नाश्ता किया है, तो अब आप दोपहर
दोपहर के खाने से पहले एक कोई छोटा फ्रूट ले लें, ठीक है। जिस तरह से दोपहर में सलाद ले सकती हैं आप, और बॉइल्ड राइस ले सकते हैं। इजी टू डाइजेस्टेबल खुराक लें। कोई आप स्मूदी यूज़ कर सकती हैं, कोई फ्रूट जूस यूज़ कर सकती हैं, ताकि वो आराम से आपके मैदे पे भारी भी ना हो और वो आपको डाइजेस्ट हो जाए। खाली पेट बिल्कुल मत रहिए। अक्सर लोग उल्टी के दर्द से खाली रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैदे के अंदर तेज़ाब जमा होता रहता है और उससे क्या होता है कि मज़ीद उल्टी होती है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि 4th, 5th, 6th और 7th मंथ्स की। इसमें क्या होता है कि आपकी उल्टी मतली काफ़ी हद तक, बल्कि कुछ लोगों की तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अभी आपका बेली साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं होता कि मैदे के पास जगह बहुत कम हो। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि इसमें अब आपने डाइट अच्छी लेनी है, आपकी भूख भी बेहतर हो जाती है। तो हम उनसे कहते हैं कि आप फल, सब्जियां, अंडा, गोश्त, बोटी, हर चीज़ आप इस्तेमाल करें। और इसके अंदर हम कहते हैं कि आप एम्प्टी कैलोरीज ना लें, यानी कि बर्गर जिसके अंदर सिर्फ ब्रेड कार्बोहाइड्रेट है वो ना लें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना लें। कोशिश करें जो चीज़ भी खाएं उसमें देखें कि न्यूट्रिशन होनी चाहिए। लेकिन इसमें आप चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी खुराक कर सकें, हमारे जैसे मुल्क में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर जो है वो आपकी जो प्रेगनेंसी के अंदर रिक्वायरमेंट है आयरन और कैल्शियम की, वो सिर्फ खुराक से पूरी करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो कैसे? वो इस तरह से कि इस वक्त आपको कैल्शियम चाहिए तकरीबन 1400 मिलीग्राम तक, और आयरन चाहिए 4 से 6 मिलीग्राम तक। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा कैल्शियम डाइट से आ जाए, तो एक दूध ग्लास का एक जो ग्लास दूध होता है उसके अंदर होता है 300 मिलीग्राम तक कैल्शियम। तो आप में से अक्सर ख़वातीन को जब हम कहेंगे कि जी आपने 4 से 5 ग्लास या 5 से 6 ग्लास दूध के पीने हैं, तो वो परेशान हो जाती हैं इस चीज़ से। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उन्हें कहते हैं कि आप 2 से 3 ग्लास दूध लें अपनी सर्कमस्टांसेस के मुताबिक, और साथ में आप क्या करें कि कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन लें। कैल्शियम के सप्लीमेंट बिल्कुल कोई महंगे नहीं आते हैं, पूरे महीने के अंदर बड़े नॉर्मल से बजट के अंदर जो है वो आप कैल्शियम की टैबलेट ले लेते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके बच्चे की लॉन्ग बोन्स ग्रो कर रही हैं। तो एक तो वो पूरी अपनी जितना जेनेटिक हाइट है वो पूरी अचीव करती हैं। दूसरा ये होता है कि उनकी कैल्सिफिकेशन अच्छी होती है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि उनमें जितना कैल्शियम जा रहा है वो आप खा रहे हैं, वो आपकी हड्डियों से नहीं जा रहा। तो इसलिए आपके अंदर जो कमर में दर्द होती है, बहुत ज़्यादा हड्डियों के अंदर दर्द होती है या बहुत नकाहत महसूस होना है, वो आपको नहीं होगी। सेम आयरन के साथ है कि ये वो टाइम है जबकि आपकी उल्टी मतली बेहतर है, तो आप अपनी डाइट प्लस आप सप्लीमेंट के थ्रू आयरन लें। बाहर के मुल्कों के अंदर क्या होता है कि जो उनकी पीटा ब्रेड, गंदम वगैरह है, उसके अंदर आयरन ऑलरेडी फोर्टिफाइड होता है। तो अक्सर अगर वो ख़वातीन सप्लीमेंट्स नहीं भी लेती तो उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की फोर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ख़वातीन को सप्लीमेंट लेना पड़ता है। अगर वो नहीं लेंगी तो उनमें खून की कमी हो जाएगी। और अक्सर जब हम देखते हैं कि पेशेंट को थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो आयरन या डिलीवरी के टाइम पे ब्लड लग रहा होता है, तो इसमें आपने उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कैल्शियम की टैबलेट खुदारा आप बेशक दूध के साथ ले लें, लेकिन आयरन की टैबलेट कभी भी दूध के साथ नहीं लें। दूध के साथ जब आयरन जाता है तो वो चिलेट हो जाता है, उसका 1% भी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि कैल्शियम की अपनी टैबलेट रात में लें। उसकी वजह ये होती है कि कैल्शियम की टैबलेट आपके मैदे की तेज़ाबियत नहीं बढ़ाती, आपके मैदे को डिस्टर्ब नहीं करती है, और वो एम्प्टी स्टमक बड़े आराम से जज्ब हो जाती है। और आयरन की हम कहते हैं कि आप मॉर्निंग में लें, ताकि आप मॉर्निंग में मील्स लेते रहते हैं तो उससे अगर आपका थोड़ा बहुत स्टमक के अंदर एसिडिटी होती भी है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और आपका आयरन जो है वो भी ज़ाहिर है कि आयरन को अब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी और मुख्तलिफ और की ज़रूरत होती है। तो वो भी आप चूँकि डेली डाइट में आपके मौजूद होगा तो वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपने जो है वो आप थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो ये बात होगी। अब हम आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ। उसमें क्या है कि आपकी आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो मोर देन 6 मिलीग्राम से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें आपके बच्चे के में काफ़ी सारा वेट गेन करना है। और आपकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है तो वो तकरीबन 14 से 1500 मिलीग्राम तक पहुंच जाती है। तो इसमें भी हम पेशेंट का कोशिश करते हैं कि कैल्शियम को तो हम टैबलेट्स के साथ फोर्टिफाई करें, टैबलेट्स दें उनको, और उनको इनकरेज करें कि वो टैबलेट्स के साथ साथ जो है वो दूध की भी 2 से 3 ग्लास ले रही हों, लो फैट मिल्क या जो है वो मलाई उतार के। लेकिन आयरन के लिए अगर आपका पेशेंट को स्टमक का प्रॉब्लम रहा है या पहले उसने आयरन अच्छा इस्तेमाल नहीं किया और अब वो अनीमिक हो गई है, खून उसकी HB 10 से कम आ गई है, तो हम कहते हैं कि जाहिर है कि आप आयरन की टैबलेट्स
अब उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कारआमद नहीं होंगी, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ जो है वो अब पिछली कमी को भी आपने पूरा करना है, तो हम उसको वीनोफर की या आयरन की ड्रिप्स लगा देते हैं, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है, जिसका क्या फ़ायदा होता है कि डिलीवरी तक जो है वो उसकी जो है वो कमी पूरी हो जाती है, और खून की कमी पूरी हो जाती है, और डिलीवरी के दौरान या बाद में जो है वो उसको ब्लड लगने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। लेकिन अगर उनकी HB बहुत ही कम चली जाए तो हम बच्चे की ग्रोथ को और वक्त से पहले दर्दें लगाने को रोकने के लिए बाज़ औक़ात हमें ब्लड लगाना पड़ जाता है। तो ब्लड का मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि ब्लड एक फॉरेन बॉडी है, आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है, वो किसी और का ब्लड है, वो बेशक उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जब वो आपकी बॉडी में जाएगा तो रिएक्शन या रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाज़ औक़ात लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होते हैं, और उसमें जो है वो पेशेंट्स की जान तक चली जाती है। तो एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट क्या करती है कि अपने पेशेंट को इस लेवल तक पहुंचने ही नहीं देती है। वो पहले से उसका आयरन और कैल्शियम को की फोर्टिफिकेशन को उसकी ज़रूरत को उसको बताती रहती है, ताकि जो है वो हमें एंड पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत ना पड़े। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आपने प्रेगनेंसी के अंदर वेट कितना गेन करना है। नॉर्मली समझा जाता है कि प्रेगनेंसी में चाहे आप जितना मर्जी वेट कर लें, ऐसा नहीं है। नॉर्मल वेट जो प्रेगनेंसी में आप गेन कर सकते हैं वो है तकरीबन 8 से लेके 15 किलो तक। इस दौरान में अगर दरमियान में आपका वेट गेन होता है तो ये नॉर्मल है, बल्कि बाज़ जो रेफरेंसेस हैं वो तो कहते हैं 13 किलो से ज़्यादा अगर आपका वेट गेन होगा तो वो नॉर्मल है। उसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी का चांस बहुत कम हो जाता है। उसमें होता क्या है कि बहुत ओबीस पेशेंट में जब लेबर होता है तो वो डिसफंक्शनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो डिसफंक्शनल लेबर की वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके बच्चे का वेट भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह है कि हम एंड में 3rd ट्राइमेस्टर में अपने मरीज़ से कहते हैं कि आप शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें, कम से कम आप मैदे का और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर कोई शुगर इंटॉलरेंस है तो वो जो है वो आपके बच्चे पे असरअंदाज ना हो। तो ये थी जी कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जिसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें आपने अपनी डाइट किस तरह से रखनी है। अब हम आगे इस प्लेलिस्ट के अंदर बताएंगे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, अगर आपको शुगर है, तो उसके अंदर आपने अपनी डाइट को किस तरह से मैनेज करना है। तो इस तरह से एक और वीडियो इसमें हम बनाएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज है जो कि आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, और कौन सी एक्सरसाइज हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है, तो वो उन सारों पे भी एक वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपने इसको लाइक करना है, इसके अलावा आपने इसको दूसरों के साथ शेयर करना है, और आपने जो है वो सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। तो जब तक मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।